हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिया हुआ है और ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि सारे प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जिसका कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरें, एग्ज़ाम है आपका, तो आप जो है इसको अवश्य देख लें, सारे प्रश्नों को जो है अवश्य देख लें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रथा था। इसमें क्या होता था कि अगर कोई बूढ़ा आदमी, ये जैसे कोई अगर वृद्ध हो जाता था, बूढ़ा हो जाता था, तो उसको जो है पानी में डुबाकर मार दिया जाता था। यानी कि उसको जो है नदी किनारे ले जाकर उसको पानी में जो है डुबाकर मार दिया जाता था बूढ़े व्यक्तियों को। तो इस प्रथा को जो है किसने बंद किया था, किसने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था, वो था व्यपगत का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है, व्यपगत का सिद्धांत ये डलहौजी के द्वारा दिया गया था, ये याद रखना है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर जो है उनकी राजधानी थी, याद रखना है। और रंजीत सिंह जो है, ये जो है सिखों के 12 जो मिसल थे, उनमें से ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। इसको शेरे पंजाब रंजीत सिंह भी कहा जाता था, याद रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक जो है, ये जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। दादाभाई नौरोजी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। और आपको जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते जाना है कि आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगा। भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया था? प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाया गया था 1848 से 1856 के बीच, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन ये 1899 से 1905 तक थे। लॉर्ड कर्जन के समय भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जैसे कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ था, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के समय हुआ था, ये सभी आपको याद रखना है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया? किस कंपनी ने शुरू किया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है सबसे पहली बार रेल यात्रा को शुरू किया गया था। और ये 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चला था। 34 किलोमीटर ट्रेन चला था, ये आपको याद रखना है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। सती प्रथा का उन्मूलन तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है राजा राम मोहन राय इसके सहयोगी भी थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पे बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। पहली बौद्ध सभा कहाँ पे था? तो पहली जो है राजगिरी में बुलाई गई थी, और दूसरी जो थी दूसरी वो वैशाली में बुलाई गई थी, आपको याद रखना है। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, तीसरी पाटलिपुत्र में यहाँ हो गया, और चौथा वाला जो है कुंडलवन में बुलाया गया था। पहले बार में अजातशत्रु का शासन था, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क का शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन चारों चारों जो ये बौद्ध संगति है, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आपको इनका याद रखना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कितने अभिकरणों में विभाजित है, ये आपको बताना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था इसमें 15 अधिकरणों में विभाजित है, ये आपको याद रखना है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो ये बताना है।
ये बोधि वृक्ष जो है ये बोध गया में है और ये गया से 12 किलोमीटर दूर है, ये आपको याद रखना है। ये जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा षष्ठम। ये जो है बोधि वृक्ष जो है ये अपने वंश के षष्ठम पीढ़ी का है, ये आपको याद रखना है। बोधि वृक्ष के नीचे ही जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ये आपको याद रखना है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हरियर प्रथम। हरियर प्रथम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इसमें से का अनुसार लगाना है, क्रम से लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था आपको पता लगाना है। सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये 1529 में हुआ था, 6 मई 1529 को हुआ था। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध यह कब हुआ था, तो ये जो है 1539 को हुआ था। सबसे लास्ट में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ये जो है 1658 में हुआ था, 1658 में। तो इसी क्रम में लगेगा। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये पहला वाला 2 1 3 4। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी याद रखना है। और दिल्ली पे जो है इन्होंने आक्रमण किया था मेनली रूप से, याद रखना इसको, तैमूर लंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसके सहयोग की जरूरत पड़ती है ये बताना है। तो इसको जो है किसका किसका जरूरत पड़ता है ये बताना था। इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता का। इसमें जो है स्थानीय जनता का जरूरत पड़ता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ये बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जा सकता है ये बताना है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कैसे हुई थी ये बताना है। तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है इसका स्थापना हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन इसका स्थापना हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। 17 नंबर, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं ये बताना है। तो लोकसभा में जो है एक साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना आवश्यक होता है। वर्ष में कम से कम 2 बार ये आवश्यक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, ये इसका आंसर क्या होगा? तो केंद्र सरकार की जो अधिशासी शक्ति होती है वो जो है किसमें निहित होती हैं? तो वो जो है संघ के कार्यपालिका यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे तो यहाँ पे सभी भी हो सकता है आंसर, लेकिन आपको देख लेना है थोड़ा सा इसमें कौन सा सही होगा और आपको कमेंट में बहुत बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा सटीक रूप से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? कौन सा ऐसा कर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसका सही आंसर है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है ये बताना है। तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता
ये सही आंसर होगा। भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो ये जो है 1997 से 2002 तक चला था। 1997 से 2002 तक ये चला था, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है CSO यानी कि केंद्रीय संज्ञानिकी संगठन के द्वारा जो है एकत्रित किया जाता है, याद रखना है इसको। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। 23 नंबर, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया है? तो रुपया का जो है अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार जो है सितंबर 1949 में किया गया था और अंतिम बार कब किया गया है? तो अंतिम बार जो है 1991 में किया गया है। जुलाई 1991 में। पहली बार 49 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में और चौथी बार 1991 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख जो है वो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजा थे उनका किससे संपर्क था। तो इसका आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से भारत का संपर्क था, ये पता चलता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है 1974 में छात्र आंदोलन को जो है इनका नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन का, यह भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, ये सभी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि मिला था, ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों का क्रम है, ये बताना है। तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, यानी कि ये पहला वाला सही है। कित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC की संख्या जो है सबसे अधिक है, ये बताना है। तो सबसे अधिक SC जो है वो पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक पंजाब में। उसके बाद पे हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये तीसरे नंबर पे है, याद रखना है। और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा 382। भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में से कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? कौन जो है बिहार राज्य से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ये JRD टाटा दिया हुआ है ये जो है बिहार से संबंधित नहीं है। बाकी जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण ये सभी जो है बिहार से ही संबंधित हैं, आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन ये जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं बिहार के। भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? भारत का मानक समय और पटना का मानक समय यानी कि पटना का स्थानीय समय, इसमें जो है कितना का अंतर है, ये बताना है। तो इसमें जो है लगभग 15 मिनट का अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के लिए। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल के विस्तार कितना प्रतिशत है, ये बताना है। कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। 60% इसका सही आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में जो है 60% है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 80% है। दक्षिणी गोलार्ध में 80% और उत्तरी गोलार्ध में 60% जल है, ये आपको याद रखना है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा जल है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? कौन सी जो है उष्ण महासागरीय धारा है, ये बताना है। यानी कि उष्ण मतलब गर्म जलधारा होता है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ धारा जो है ये एक गर्म जलधारा है जो कि अंध महासागर में प्रवाहित होती हैं। और बाकी ये सभी क्यूराइल धारा जो है ये प्रशांत महासागर है, ये भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोल जलधारा ये अंध महासागर का है और ये भी ठंडी जलधारा है। कैनारी ये भी जो है ठंडी जलधारा है, अंध महासागर का है, याद रखना है।
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती हैं? इन दोनों को कौन जोड़ता है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, ये बताना है। तो इस संधि का नाम होता है बाब अल मंदेब। इस संधि का नाम है बाब अल मंदेब, इसका नाम है, याद रखना है। मलक्का जल संधि ये किसको जोड़ता है? तो ये जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस, ये जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, याद रखना है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है, यह बताना है। तो भी आकार की घाटी जो है ये नदी के द्वारा बनती है, नदी के द्वारा बनती है। और इसको जो है इसका निर्माण जो है युवा नदी के द्वारा होता है, यानी कि युवा नदी जो नया नदी होता है उसी के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा देश कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है, ये बताना है। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर कौन सा देश बना हुआ है? तो इंडोनेशिया जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा द्वीप है और ये जो है द्वीपों का एक समूह है। यहाँ पे लगभग जो है 17,508 द्वीप हैं। 17,508 द्वीप यहाँ पे लगभग है, काफ़ी ज़्यादा द्वीप है। और ये जो है दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक किसको बोलते हैं? तो टीटीकाका झील को जो है हनीमून लेक कहा जाता है। और ये जो है झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है कौन सा झील? तो टीटीकाका झील, याद रखना है। टोबा झील ये जो है इंडोनेशिया में। न्यासा झील ये जो है ये कहाँ पे? तो ये जो है ये भी अफ्रीका में। और चार झील जो है ये भी अफ्रीका का झील है, याद रखना है। 38 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़े ही दिन में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे मिला था, ये बताना है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे मिला था? तो बुद्ध को ज्ञान जो है वो 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर मिला था। और कहाँ पे मिला था? तो बोध गया में मिला था, ये आपको याद रखना है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? दाऊद जो था ये काफ़ी खतरनाक आदमी था, इसको किसने पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने जो है इसको 1574-76 में इसको खदेड़ के जो है वहाँ से भगा दिया था, याद रखना है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2030 तक जो है बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? किस अफ्रीकी देश ने बाल विवाह को जो है 2030 में समाप्त करने का घोषणा रखा है? इसका क्या आंसर होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन ग्रोमेशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, इसका क्या आंसर होगा? इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन किसने अपनाया है, किस राज्य ने? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार ने। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क को कहाँ किया है? इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापना किया है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा गुजरात में। गुजरात इसका सही आंसर है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? कलरव पक्षी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया बिहार में? इसका आंसर हो जाएगा जमुई में मनाया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? 2021 के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जो है मेघा पाटकर, राजेंद्र सिंह और मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी, ये सभी को जो है मिला है, याद रखना है आपको। हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? किस नदी पर रबर डैम निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, ये बताना है। इसका आंसर होगा फल्गु डैम। फल्गु डैम पर जो है रबर डैम का निर्माण का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? सबसे अधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? इसका आंसर होगा मधुबनी। मधुबनी में सबसे अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? कॉक्स शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है नौका दौड़ से संबंधित है, याद रखना है कॉक्स।
क जो है ये नौकादौड़ से संबंधित है, याद रखना है। सामाजिक सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को मनाया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था, ये बताना है। कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 में। इसके बाद साइंस के प्रश्न है। तो साइंस के प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान से देखना है सभी साइंस के प्रश्न को। सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड प्रश्न है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटक में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर होगा? इसको जो है जीमान प्रभाव कहा जाता है। जीमान प्रभाव कहा जाता है। सभी गैर शून्य वेक्टर सदिश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको जो है उपयुक्त वेक्टर कहा जाता है, आपको याद रखना है। शून्य वेक्टर को उपयुक्त वेक्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एलॉय या मिश्र धातु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जैसे स्टील वगैरह हो गया, ये सभी एलॉय होता है। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बनता है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है द्विअंगी द्विअंगी या फिर बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी तत्व कहा जाता है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? क्या नाम है? इसका क्या नाम है? तो इस शाखा को जो है जैविक रसायन कहते हैं, जिसमें जो है जीवित तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको जैविक रसायन कहा जाता है, याद रखना है। कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन को जो है कार्बनिक रसायन कहा जाता है, याद रखना है इसको भी। रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना था, ये तो हो गया। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। रसो चिकित्सा ये किससे संबंधित है, ये बताना है। तो रसो चिकित्सा जो है ये ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। जैसे जिंक ऑक्साइड का कहाँ पे होगा, सल्फर, आयोडीन, ये सब का कहाँ पे यूज होगा, तो इसी का अध्ययन के लिए जो है रसो चिकित्सा का इसमें रसो चिकित्सा में इसके बारे में पढ़ा जाता है। निच्छालन प्रक्रम में शामिल है। निच्छालन लीचिंग में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? लीचिंग में क्या होता है? तो घुलनशील यौगिकों को घोलना जो है निच्छालन निच्छालन प्रक्रम में शामिल होता है। घुलनशील यौगिक को घोलना ये जो है निच्छालन प्रक्रम में शामिल होता है, ये आपको याद रखना है। कपड़ा पे अगर गाढ़ा रंग लग जाता है, उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कित में से क्या एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से ये ग्रेफाइट जो है ये मिश्रण नहीं होता, ये जो है कार्बन का ही अप्रूप होता है। बाकी पीतल, स्टील, कांच ये सभी जो है मिश्रण होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है, ये बताना है। किसका तीव्रता से होगा? जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसका जो है अधिक वाष्पीकृत होता है। तो किसका किसका क्वथनांक कम होता है? जिसका क्वथनांक कम उसका तीव्र वाष्पीकृत होने का तीव्रता अधिक होगा, यानी कि यहाँ पे जो है अल्कोहल अल्कोहल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है कम होता है, इसीलिए इसका वाष्पीकरण होने का तीव्रता इसका अधिक होगा। अल्कोहल का क्वथनांक जो है ये लगभग 79 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए हैग्रोमीटर या फिर आर्द्रता मापी इसको कहा जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सबसे गर्म भाग जो होता है, जो कि हल्का ब्लू टाइप का दिखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है और ये ब्लू कलर का होता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है, याद रखना है। कौन सी गैस पादप गिरी प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है CO2 का मेनली रूप से उपयोग होता है। CO2 के लिए मेनली रूप से इसका उपयोग होता है, याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। CO2, जल वाष्प, ये सभी का इसमें उपयोग होता है। 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, सही है। अमोनियम सल्फेट में भी होता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी जो है ये नाइट्रोजन होता है, लेकिन सुपर फास्फेट जो है इसमें इसमें अमोनिया नहीं होता, यानी कि सुपर फास्फेट इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? किसका मिलान यहाँ पे सही ढंग से नहीं किया गया है? विटामिन डी धूप स्रोत है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन बी पेरिडॉक्सिन और ई अल्फा टेकोपेरोल, कौन सा इसमें गलत है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है ये पैराडॉक्सिन इससे संबंधित नहीं है, ये गलत दिया गया है। विटामिन बी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है और ये विटामिन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, पैराडॉक्सिन इसमें नहीं पाया जाता है, पैराडॉक्सिन से संबंधित नहीं होता है, याद रखना है इसको। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन होते हैं? विषाणु से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये बताना है। विषाणु क्या होता है? विषाणु मतलब वायरस होता है। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है? तो खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज, ये सभी जो है वायरस से होता है, यानी कि और भी बहुत सारा, जैसे चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स और ये सभी जो है रेबीज, ये सभी जो है विषाणु के कारण होता है, याद रखना है इसको। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इसके द्वारा खोजी गई थी। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो पेनिसिलिन जो है इसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये आपको याद रखना है। थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया था। जॉर्ज स्टीवेंस जो है ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है, ये आपको याद रखना है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? एलिसा जांच जो है किस रोगी की पहचान करता है? एलिसा जांच जो है ये किस रोगी की पहचान करता है? तो ये जो है HIV एड्स का जांच करता है, याद रखना है इसको। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं, तो इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्व व्यापक ग्राह्यता होता है, यानी कि किसी का भी ग्रहण कर सकता है? इसका आंसर होगा यानी कि ओ ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही ग्रुप होता है, ये किसी भी प्रकार के ब्लड को ग्रहण कर सकता है। प्राचीन काल में जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको पेलियोटोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है। पेलियोटोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है ये वाला। ये जो है तीसरा वाला सही है, जीवाश्म विज्ञान सही आंसर हो जाएगा। ये जो निब्री ज्ञान एंथ्रोलॉजी है, इसमें क्या होता है? तो ये इसमें जो है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, याद रखना है इसको। पुरातत्व में क्या करते हैं? तो इसमें जो है पुरातत्व संबंधी विज्ञान का ये शाखा होता है, इसमें पुरातत्व से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का किया जाता है। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं ये रक्त का वहन होती हैं जो कि भरी होती है। किससे भरी होती है ये बताना है। तो ये जो है ऑक्सीजन से भरी होती हैं। धमनियाँ उस रक्त का वहन करती हैं जो रक्त ऑक्सीजन से भरी होती हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो है हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती हैं। हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती हैं उसको धमनी कहा जाता है, और जो शरीर से हृदय का ले जाता है उसको शिरा कहा जाता है, याद रखना है इसको आपको। 71 पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इससे जो है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये आपको याद रखना है। और कैरोटीन जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए के लिए। कैरोटीन किस में होता है? तो कैरोटीन मेनली रूप से गाजर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जो ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, याद रखना है। खून की कमी से एनीमिया रोग होता है।
टीबी रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, याद रखना है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा जोनास साल के द्वारा जो है पोलियो के टीके की खोज की गई थी। पोलियो जो है ये विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है, और इससे जो है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित भी कर दिया गया है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन का जो समूह होता है, झुंड जो होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है पॉड कहा जाता है, POD, पॉड कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पॉड कहा जाता है। और डॉल्फिन को जो है मनमोहन सिंह सरकार ने जो है राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। और ये जो है डॉल्फिन जो है गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है, याद रखना है इसको। जीवाश्म की मूलभूत इकाई क्या है? जीवाश्म की मूलभूत इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो जीवाश्म का मूलभूत इकाई जो है कोशिका को कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग जो है GK GS के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में जल्द ही। पिछले वीडियोस का लिंक भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।